Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मेरे साथ है विजय विद्रोही। हम बातचीत शुरू करें उसके पहले विजय जी, में जो बड़ी बातें हैं, जो लोकसभा चुनाव जो इतना लंबा चला उसके आज मतलब 4 जून को नतीजे आ चुके हैं और उसकी जो मेरे नज़र में जो दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी खबर ये है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी है। ये रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं उस समय तक बीजेपी 239 यानी 239 सीटों पर आगे चल रही है या वो जीत चुकी है कुल मिलाकर। तो ये महत्वपूर्ण है कि 2014 में लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया, उनको 282 सीटें मिली थी। फिर 2019 में लगा कि 282 से वो कम हो सकती है, लेकिन उल्टा बढ़ गई, 303 हो गई। इस बार चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार 370 से पार जाएगी बीजेपी, ये उन्होंने नारा दिया था, और एनडीए के लिए 400 पार। लेकिन 370 छोड़िए, 300 भी नहीं पार कर पाई बीजेपी, 300 भी छोड़िए, 273 जो कि बहुमत का आंकड़ा था वो नहीं हो पाया। और ये मैं बहुत बड़ी खबर कह रहा हूँ 10 सालों में, ये इसलिए कह रहा हूँ, विजय जी से इस पर बात करेंगे कि 1984 के बाद में किसी भी जितनी भी मतलब 2014 तक जितनी भी सरकारें बीच में बनी थी वो सारी, उसमें किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, गठबंधन की सरकारें बनी थी। तो 2024 में एनडीए को 291 सीटें मिली है, पूर्ण बहुमत मिला अपने दम पर। 200 कोई पार्टी क्रॉस नहीं कर पाई थी, 206 2009 में वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड माना गया था। तो कहने का आशय ये है कि एक तरह से गठबंधन युग की जो शुरुआत दोबारा से देश में होने जा रही है, ऐसा इससे प्रतीत होता है। तो बड़ी खबर एक ये रही कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई। दूसरी बड़ी खबर ये रही कि कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर मैं भी कह रहा था कि क्या ये विपक्ष का नेता पद हासिल करने लायक भी सीटें लेके आएंगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में जो सर्वे आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई 60 पे जाएगी, 70 पे जाएगी। तो चूंकि एक बात बता दूं कि विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% सीटों की ज़रूरत होती है, और कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 52 सीटें मिली थी, विपक्ष का नेता भी नहीं मिला था। तो इस बार भी यही लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो शायद वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन सारे दावों को विजय जी दूर करते हुए 100 सीटों पर कांग्रेस है। हो सकता है वो 99 हो जाए या 101 हो जाए, लेकिन हम हमेशा एक बात कह रहे थे कि बीजेपी को अगर बहुमत से रोकना है तो कांग्रेस को बीजेपी को हराना पड़ेगा, खास करके उत्तर भारत में। और वो हो गया, जो लगा था कि जो हो ना सकेगा विजय जी, वो हो गया। तो ये दो बड़ी खबरें विजय जी। सबसे पहले ये जो चमत्कार हुआ, कांग्रेस को जो 100 सीटें आई, ये कैसे आई? देखिए, इसके पीछे मिलिंद जी एक नहीं मल्टीपल रीजंस रहे। एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस ने गठबंधन स्वीकारा। इंडिया गठबंधन में वो जहाँ जहाँ कमज़ोर थी राज्यों में, वहाँ मजबूत साथी के अंडर वन में रहने में उसको कोई शर्म नहीं आई। जितनी सीटें दे दी गई चुपके से उन्होंने लड़ ली, बहुत आनाकानी करने की कोशिश नहीं की। अपने इतिहास में सबसे कम सीटें 328 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, पिछली बार 430 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ी थी। दूसरा, कांग्रेस का घोषणा पत्र बड़ा सकारात्मक था, अच्छा था, जिसका प्रचार प्रसार खुद मोदी जी ने कर दिया, थोड़ी सी मदद कर दी। तीसरा, कांग्रेस ने बड़ा सुनियोजित तरीके से चुनाव प्रचार में हिस्सा ले भाग दिया। मुझे लगता है कुछ स्मार्ट लोग शायद बीजेपी के आईटी सेल से छोड़कर, हो सकता है कांग्रेस की आईटी सेल में आए हुए हों, जिन्होंने 400 पार के नारे को कैसे मोड़ दिया। आप देखिए, बीजेपी ने नारा लगाया 400 पार, कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया 400 पार क्यों चाहिए, क्या संविधान बदलने के लिए चाहिए, क्या आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिए, और इसमें फंसा दिया। और बीजेपी के कुछ नेता बड़बोले टाइप बोल गए, जिन्होंने बीजेपी का नुकसान किया, और मोदी जी को इसका खंडन करने में 2 हफ्ते लग गए, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। एक मुझे लगता है कि मोदी ने पर व्यक्तिगत हमला करने से कांग्रेस के बड़े नेता बचे। चौथा, उनका कैंपेन सकारात्मक रहा, मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए, इससे वो बचे। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्याएं, स्थानीय सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इसको भुनाने की कोशिश की। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कई और भी रीज़न हैं कि 430-35 की जगह अगर आप 328 पर लड़ रहे हैं तो मैन पावर आपको कम जगह लगानी पड़ेगी, ज़्यादा आप अपने शक्ति झोंक सकते हैं। पैसा भी पार्टी के पास कम था, तो कम सीटों पर लड़ने का फिर पैसा भी थोड़ा सा आपको बांटने में, थोड़ा वितरण करने में थोड़ी आसानी हुई। और मुझे लगता है ये मल्टीपल रीजंस है जिससे कांग्रेस को अपनी सीटों की संख्या 50-53 से बढ़ाकर 100 के आसपास जो कांग्रेस झूल रही है वहाँ तक पहुँचाने में मदद की गई। नहीं तो विजय जी, ये बात जो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस डबल हुई है, तो
तो इसमें 400 के पार के नारे का भी बड़ा योगदान है विजय जी, क्योंकि ये जो 400 पार का नारा था, और ये विजय जी ने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत खंडन किया कि ये जो है मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, लेकिन मुझे भी तब लगता था कि ये जो बार बार आरक्षण के मुद्दे को प्रधानमंत्री खुद ही हवा दे रहे हैं। मतलब अगर लोगों के मन में शक ना भी हो कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, तो जब उन्होंने उल्टाने की कोशिश की कि भाई ये ओबीसी दलितों का हितैषी मैं हूँ और वो कांग्रेस वाले ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये भी नारा जो है। और दूसरी बात विजय जी, एक और बात मैं 400 पार के अलावा एक और बात कहता चाहता हूँ। हमेशा मोदी जी की खासियत ये रही है कि जो भी उन पर हमला होता है उसको उन्होंने मतलब आपदा को अवसर में बदलने वाली जो बात रहती है, जैसे मैं भी चौकीदार, उन्होंने जब राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चौर है, तो उन्होंने कहा था मैं भी चौकीदार, और वो पूरे सोशल मीडिया पर छा गया था, हर आदमी कह रहा था, हर कार्यकर्ता ने अपने हैशटैग लगा दिया था अपने नाम में। तो इस बार भी ये प्रयास किया, जब लालू यादव ने कहा कि भाई जिसका परिवार ही नहीं है वो क्या परिवारवाद की बात करता है, पटना में जब कहा, तो वो मोदी जी ने अपने पर ओढ़ लिया और फिर ये कहा कि मेरा परिवार तो पूरा देश है, मोदी का परिवार। तो ये 400 का पार, मोदी का परिवार, ये जो सारे नारे थे वो इस बार काम नहीं आए। हाँ, वो काम नहीं आए। और दूसरा, कांग्रेस ट्रैप में नहीं फंसी। मोदी जी चाहते थे मंगलसूत्र के बहाने, हिंदू मुसलमान करने के बहाने, कि कांग्रेस ट्रैप में फंस जाए, उलझ जाए। वो ट्रैप में नहीं फंसी। एक मोदी जी ने ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो ओवर सिंप्लीफिकेशन का एक तरह से सीरियसनेस खत्म हो गई, मजाक उड़ना शुरू हो गया कि 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस खोल के ले जाएंगे। तो लोगों को ये जमा नहीं, पचा नहीं। फिर राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, राष्ट्रपति का क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों के हलक में उतरी नहीं। और महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये पॉकेट्स में सही, लेकिन कहीं ना कहीं असर दिखते रहे। अब जो एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है वो बताता है कि युवा वर्ग 18 से लेकर 45 तक, उसने बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट दिया। जो 20,000 तक की आय वाला है उसने बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को वोट दिया। तो सबसे गरीब गुरबों की पार्टी कांग्रेस बनकर रह गई। और इनका वोट बैंक बहुत बड़ा है और ये वोट देने आते हैं। अमीर लोग वोट देने उस रूप में नहीं आते हैं। महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला, बुजुर्गों का, रिटायर्ड लोगों का, 60+ लोगों का, जो RWO के अंकल सोसाइटी वाले कहलाते हैं, उनका वोट जरूर मिला। लेकिन कांग्रेस का ने बहुत स्मार्ट पे किया, ये माना जाएगा। पहली बार इनका प्लान बड़ा अच्छा चला। नहीं तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मुझे कि प्रचार के बारे में जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि कांग्रेस की नीति बड़ी इस बार साफ थी कि जो ये राजनीतिक बयान होंगे प्रधानमंत्री के, उसके बयानों का जवाब प्रियंका गांधी देगी। और राहुल गांधी सिर्फ संविधान बचाओ, आपका आरक्षण खतरे में है, या जो अपना घोषणा पत्र है वो जातीय जनगणना, उस पर बात करेंगे। और यही बात खड़गे ने भी की। तो जो राजनीतिक हमले हो रहे थे मंगलसूत्र वाले या भैंस वाले, उसका जवाब जो है प्रियंका गांधी ने दिया। तो वो बड़ा कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली डिफाइंड था कि कौन आदमी क्या कहे। और विजय जी देखिए, एक बात, प्रियंका गांधी महिला है इसलिए मोदी सीधा हमला कर, मतलब विजय जी देखिए, एक बात तो ये भी होती है कि अब चूंकि कांग्रेस को 100 सीटें आ गई तो सबको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा था, नहीं आती तो हम ही लोग कहते होते कि नहीं होता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजय जी, अगर आप वोट शेयर देखेंगे, आप इंडिया का 42% पे पहुंच गया है। और जब हम CSDS के सर्वे की बात कर रहे थे तब उस समय ये 35% पे था मेरे ख्याल से, कल हमने जब बात की थी। और अगर सबको जोड़ भी, चूंकि इसमें जोड़ा हुआ है बाकी लोगों को, तो वो 38-39 से मतलब 4% बढ़ गया। और जो बढ़ा है विजय जी, ये 100 सीटें कैसे हुई है? जो आपने बात कही थी कि 75 साप्ताहिक सभा में 75 से 100 के बीच में आई, मैं इत्तेफाक, मुझे लग रहा था कि पता नहीं विजय जी कैसे कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 21% का वोट कल तक हमको दिख रहा था, जो मैंने सुबह चेक किया था, अभी नहीं मुझे मालूम, वो 26% पे चला गया। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 25 से 26% के आसपास है। तो ये मतलब लोगों ने वोट डाला, जो आप भी कह रहे थे कि अगर इतना वोट बढ़ रहा है, जो हम भी कल चर्चा कर रहे थे, हाँ, तो वो थ्रेशोल्ड टूटा और कांग्रेस की सीटें आ गई और कांग्रेस कम सीटों पे लड़ी है। जो आप भी बात करते, इतिहास में सबसे कम सीटों पे कांग्रेस लड़के भी फायदे में रही है। अभी तो ये काउंट हो रहा है, अभी तो फाइनल वोट परसेंटेज आया नहीं है, हो सकता है ये मार्जिन और कम हो जाए, थोड़ा सा मार्जिन और कम हो सकता है। तो विजय जी, अब मुझे ये बताइए कि जो हम सवाल उठा रहे थे कि भाई बीजेपी जो सबको, मतलब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था, मैं तो बहुत, सिर्फ योगेंद्र यादव जैसे लोग ही कह रहे थे कि भाई 250 के नीचे बीजेपी चली जाएगी। इवन संजय को, मेरा खुद के YouTube चैनल पर मैंने भी 240 कहा था। चलिए, तो मैं आपको भी, हाँ, मैं आपको भी सोच रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये हुआ है, अगर
तो मुझे जो 4-5 राज्य नजर आते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं जी कि उत्तर प्रदेश का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर सीटों का हुआ है बीजेपी को, तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। मतलब अगर 303 से वो 239 पर अभी दिख रहे हैं हमको, तो इसमें से 30 सीटें, 29 या 30 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से कम हो गई, जो कि मतलब सब ने मान लिया था कि भाई उत्तर प्रदेश में तो फायदा ही होना है। मतलब हम, मुझे भी लगता था कि उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं होगा, होगा तो थोड़ा 2-4-5 मामूली सा नुकसान होगा। तो ये जो सबसे बड़ा मतलब झटका लगा है, मुझे लगता है वो लगा है उत्तर प्रदेश से। और अगर कोई कहे कि मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द चुनाव या मैन ऑफ द सीरीज है, तो वो अखिलेश यादव है। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच आप समझ लीजिए, मैन ऑफ द मैच तो राहुल गांधी का श्रेय देना चाहिए वैसे। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और उत्तर प्रदेश में जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई बीजेपी वही विजय जी, मैंने कहा ना कि 17-18 टिकट अच्छे नहीं बांटे। मैं एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर जीते हैं वहाँ बीजेपी की तरफ से। वो तो आपको मज़ेदार बात बताऊँ, समाजवादी पार्टी से टिकट करीब करीब ले चुके थे कि उनको मालूम था कि मेरा तो टिकट कटना ही कटना है, बीजेपी इस बार टिकट नहीं देगी, लेकिन उनको टिकट मिल गया और वो हार गए इस बार। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता खामखा, तो लेकिन ये चयन ठीक नहीं रहा बीजेपी का। बहुत सारे सांसदों के खिलाफ आक्रोश था और एंटी इनकम्बेंसी की भावना थी। उसके बावजूद विजय जी एक और महत्वपूर्ण बात, पीडीए काम किया कहीं ना कहीं। नहीं, एक और में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो 400 पार का नारा शुरू हुआ था, आपको याद होगा, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में, तो ये लगा कि उत्तर प्रदेश तो पूरा भगवा रंग में रंग जाएगा। और लगा कि भाई जो राम मंदिर बन गया है तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। एक तरह से सबको, हमको भी यही लगता था कि भाई राम मंदिर पूरा हो गया। लेकिन ये तर्क भी दिया गया कि 19 करोड़ भक्त आए हैं वहां पर। नहीं, वो हमने उन्हें चंदा दिया यार। तो मैं आपको वो बात नहीं कह रहा हूँ विजय जी। मतलब देखिए, अगर आप देखें कि दर्शकों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन विजय जी उस पर प्रकाश डालेंगे कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को गिरा दिया गया था, क्योंकि कल्याण सिंह ने अवहेलना की का हवाला देके मतलब सारी बीजेपी सरकारों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह से हटा दिया गया था। तो जब दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी चुन के नहीं आई, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भाई बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उसके बाद भी जब चुनाव हो रहे हो फिर बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में। मुलायम और बसपा ने मिलकर बनाई थी सरकार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी 36 पर है, और इंडिया गठबंधन मतलब अखिलेश और उनका जो गठबंधन है कांग्रेस का, वो 43 पर है। ये मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और अयोध्या में भी, फैजाबाद की भी जो सीट है, वो भी मतलब वहाँ भी बीजेपी हार गई। तो मतलब ये तो मतलब राम का नाम लेकर भी कुछ हुआ नहीं विजय जी। हाँ, और बीच में आपको ध्यान होगा कि शायद दूसरा चरण था, तब प्रधानमंत्री ये देखिए, मैं ये सपा जो है लल्लू सिंह, जिन्होंने जो फैजाबाद के सांसद है, जिन्होंने वो विवादास्पद बयान भी दिया था कि संविधान बदल देंगे, तो वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं, हारी लगता है। वहाँ ये सोशल इंजीनियरिंग काम की है। वो पासी को चुनाव मैदान में उतारा गया, और फिर जो डेमोलिशन हुआ था मंदिर बनाने के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर, जिसमें गरीबों की जो ज़मीन ली गई थी, उनका आरोप था कि मुआवजा उनको बाजार के दर पर नहीं मिला, सरकारी रेट पर मिला, जो कि बाजार दर से 3 गुना कम है। ये शिकायत भी वहाँ देखी। एक और बात मैं विजय जी ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वाराणसी में सुबह तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि प्रधानमंत्री भी 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो तब तो लगा कि चलिए कोई एक मतलब ऐसा ही मामला हो गया। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री जीते हैं 1.5 लाख के करीब मतों से, तो पिछली बार से उनका भी मार्जिन कम हो गया। मतलब 4 लाख वोट तो अजय राय को मिल गए, जो बेचारे 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इस बार वो 4 लाख वोट ले गए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं। देखिए, पिछली बार प्रधानमंत्री 4.59 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ के करीब, 4.5 लाख से वोट से जीते थे। इस बार 1.5 लाख, तो 3 लाख वोट का मार्जिन कम हुआ। पिछली बार उनके खिलाफ 36 उम्मीदवार खड़े थे, इस बार सिर्फ 6 खड़े थे। अजय राय प्लस 6 अन्य खड़े थे, और ये माना जा रहा था कि टारगेट 5 लाख से ऊपर का है, वो फिर भी कम हुआ। और प्रधानमंत्री थोड़ा आश्वस्त ज़्यादा थे, थोड़ा कम गए। वो रोड शो कर लिया, फिर आखिरी दिन वो मेडिटेशन करने वहाँ चले गए, अपने इलाके में नहीं बिताया, तो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत थे। और इस बीच बनारस के लिए ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में विकास के काम नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद हैरानी की बात है कि बनारस की जनता जातीय समीकरणों में उलझकर शायद ज़्यादा वोट दिया, या फिर लगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, तो मुस्लिम वोट एक तरफा
प्रधानमंत्री के खिलाफ गया, ये भी एक वजह हो सकती है। बहुत स्टडी करना पड़ेगा। जी, लेकिन अब तो आंकड़े दूसरे निकाल राज्य पे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है विजय जी। जो दूसरा राज्य है, जो बड़ा राज्य है, जैसे कि 80 सीटें आती है उत्तर प्रदेश से 48 और 48 आती है महाराष्ट्र से। तो जैसा कि अंदेशा था कि ये तोड़फोड़ के बाद भी बीजेपी को नुकसान होगा या एनडीए को नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन अगर आप जब अभी जो नतीजे या ट्रेंड कह लीजिए, तो 19 सीटों का नुकसान हुआ है एनडीए को। मतलब 18 सीटों पर ही बढ़त मिली है उनको। और चूंकि वहाँ पर कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार एनडीए, बल्कि तो एक्चुअली ज़्यादा है विजय जी, क्योंकि अब वो कोई पार्टी इधर चली गई, कोई उधर चली गई। पिछली बार 42 सीटें आई थी, अगर आप अमरावती की सीटें जोड़ लेंगे तो एनडीए को। और इस बार जो है इंडिया को ही 29 सीटें आई, और एक अतर भी जो जीता सांगली से, वो भी कांग्रेस का ही बागी है। तो 30 सीटें, मैं कह रहा हूँ 30 सीटें आ गई। मतलब एकदम नतीजा उलट गया महाराष्ट्र में। और जो भी तोड़फोड़ हुई, मतलब पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, फिर एनसीपी शरद पवार की तोड़ा गया। न केवल तोड़ा गया, प्रधानमंत्री ने मुंबई में जाके कहा कि ये नकली शिवसेना है, ये नकली एनसीपी है। मतलब उनको चढ़ाया भी गया एक तरह से। तो ये भी, जैसे उत्तर प्रदेश तो खैर हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में ये था कि नुकसान होगा, कितना होगा ये देखने वाली बात थी। देखिए, इस नुकसान का होगा ये बीजेपी को भी पता था। मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा था कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से कहा था कि 15 सीटें ज़्यादा हैं, आप 15 में मत लड़ो, 7-8 पे ही लड़ो। लेकिन एकनाथ शिंदे, फिर गठबंधन का धर्म, फिर उनकी नाराज़गी, ये तमाम चीज़ें के कारण बीजेपी को मजबूरी में 15 सीटें देनी पड़ी। उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। नहीं विजय जी, ये बात अब देखिए, मैं इसी को मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। ये जो 10 सीटें आ रही है भाजपा की अपनी, और शिंदे का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, उनको 7 सीटें आ रही है। लेकिन 15 में से 7 आ रही है। लेकिन बीजेपी ने 28 लड़ी थी। हाँ, बीजेपी ने ज़्यादा सीटें लड़ी थी पिछली बार के मुकाबले। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ नुकसान बीजेपी का ज़्यादा हुआ है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की पिछली बार 23 सीटें आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 25 पे लड़े थे और 23 लड़े या 21 आई थी, 21 लड़ी थी। मतलब 23 पे वो लड़े थे पिछली बार, और 21 या 20 आई थी, या जो भी 19। नहीं, 25 पे लड़े थे, 23 आई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी का नुकसान उतना ही हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा था ना कि भाई, जैसे देखिए बिहार में भी यही हुआ कि सहयोगियों ने अच्छा कर दिया। महाराष्ट्र में अजित पवार ने तो अच्छा नहीं किया, लेकिन शिवसेना ने उतना कोई बुरा नहीं किया, क्योंकि जो जिसको असली शिवसेना कहते हैं उसको 7 आई है, और जिसको नकली कहते हैं उसको 9 आई है। तो शिवसेना तो दोनों जोड़ के बराबर वहीं पहुंच रही है, जहाँ पिछली बार 18-19 सीटें जितनी मिली थी दोनों शिवसेना की, वो बढ़ गई है। लेकिन यहाँ खेल हुआ है वो, कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिल गई विजय जी। 13 सीटें मिली कांग्रेस को महाराष्ट्र में, और 10 सीटें मिली बीजेपी को। तो ये जो, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पे लड़ी थी। हाँ, 10 और सीटें बल्कि कम पे लड़ी थी। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शरद पवार को 7 सीटें आई, वो भी 10 सीटों पे ही लड़े थे मेरे ख्याल से। हाँ, 10। और वो ये उनका पिछली बार भी 6-7 इतनी सीटें आती हैं उनकी, इससे अधिक कभी सीटें नहीं आती है। तो इतनी पार्टी टूट गई है वो, जैसे अगर एक अजित पवार की जोड़ लेंगे तो 8 हो गई। तो मतलब दोनों पार्टियों के बीच में जितनी, जो नकली और असली शिवसेना जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, जितनी सीटें थी, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो बीजेपी का नुकसान आपको दिख रहा है सीटों का, वो दरअसल कांग्रेस का फायदा है। इसमें दूसरी चीज़ है कि ये नुकसान विधानसभा चुनाव तक भी जा सकता है, इसकी आशंका और बीजेपी को सता रही है। मतलब मुझे तो किसी बड़े मंत्री के हवाले से ये पता चला था कि अब तो मार्च, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं अब तो जीत लिया ये हमने चुनाव, हमको इसकी चिंता नहीं है, और विधानसभा चुनाव हम अगस्त में करा देंगे। मतलब उनको ये लगा था भाई इस 400 पार टाइप का मोमेंटम में, वो जो मोमेंटम में खींच लेंगे। लेकिन अब चाहे वो महाराष्ट्र हो या एक हरियाणा हो, वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी मुझे लगता है। तो विजय जी, अगला राज्य जो बढ़ते हैं जहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को, राजस्थान है। राजस्थान है वो। तो राजस्थान के बारे में आप ही बताइए, क्योंकि राजस्थान में मैं दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान में हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। उसके बाद में भजन लाल शर्मा को एक मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो मनोहर लाल खट्टर वाला प्रयोग राजस्थान में हुआ, मतलब जैसे उनकी जैसे, तो वो आप किसको कैसे मानते हैं? मतलब ये क्या ये उनके हार का कारण बना या कुछ और? मतलब क्योंकि राजस्थान का जो नुकसान है विजय जी, वो मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल 2004 टाइप की सिचुएशन हो गई है। देखिए, कुल मिलाकर राजस्थान ने सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पूरे उत्तर भारत में माहौल बनाया बीजेपी के खिलाफ।
पहले चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान की 13 या सीटों पर चुनाव हुआ था और वहीं से माहौल बनना शुरू हो गया था कि इन 13 में से 4 या 5 सीटें बीजेपी हार रही है। तो उससे एक बड़ा तेज़ी से माहौल बना कि पूरी जाट बेल्ट में हार रही है और शेखावटी में सुपड़ा साफ हो रहा है, हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं, बाड़मेर, ये जो पहले चरण में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा था, पूर्वी राजस्थान में चाहे उसमें दौसा की सीट भी शामिल हो, तो वहाँ से माहौल बना। दूसरा, बीजेपी का जो सिलेक्शन था कैंडिडेट्स का, उसमें कुछ जैसे झुंझुनू की सीट है, एक गंगानगर की सीट है, वो कमज़ोर सिलेक्शन था। तीसरा, बीजेपी ये समझ गई थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए 10-12 सांसदों के टिकट काटे, लेकिन उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी दूर नहीं हुई। चौथा, कांग्रेस ने जो प्रयोग किया वो सफल हो गया। कुल मिलाकर ये अजीब संयोग रहा कि संजना जाटव 26 साल की युवती भरतपुर से चुनाव लड़ती है, जो भजनलाल का गृह क्षेत्र है, और वो बीजेपी के कद्दावर नेता को हरा देती है। तो आप ये देखिए कि जो जो प्रयोग हुआ वो सारे प्रयोग सफल हो गए। और जातीय समीकरण, जहां पर जाट और मीणा एक, जहां पर गुजर मीणा एक होके दौसा सीट जिता दी, और गुजर और मीणा एक होके टोंक सवाई माधोपुर सीट जिता दी, जहां कभी एक नहीं होते थे। ये सचिन का प्रयास था या जो भी प्रयास था। तो बहुत सारी सीट, मुझे लगता है कि ये बड़ा रीज़न रहा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अग्निवीर का मुद्दा पूरी जो जाट बेल्ट है शेखावटी में, वहाँ खूब चला। और SC/ST वाला मुद्दा, जो आरक्षण वाला, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में ही ज़्यादा जोर पकड़ा था। तो ये वाला मुद्दा विजय जी जो आपने, चूंकि पहले भी अग्निवीर की बात की थी, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं हरियाणा में भी चला होगा। ये हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सब जगह इफेक्टेड रहा, क्योंकि सीधा रोजगार से इफेक्ट हो रहा है। तो आपको लगता है कि अब ये सरकार इस पे विचार करेगी, अग्निवीर स्कीम पे? राजनाथ सिंह ने तो पहले अभी कहा था कि हम वो देखेंगे इसको। अभी सेना ने भी, आपको पता होगा कि ये खबर आई थी, सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे करवाया जा रहा है कि भाई हाँ, क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा कि अमित शाह ने भी, जब हिमाचल प्रदेश में मतदान हो रहा था, तो आमतौर पे मतलब उन्होंने एक स्पेशली एक बुला कर ANI को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि 25% को ही देते हैं हम, तो मतलब राज्य सरकारों में भी आरक्षण है नौकरी के लिए उनके लिए। तो फिर उन्होंने कहा था CRPF, सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है। कहीं ना कहीं जो पहाड़ी राज्य है या वह राज्य कह लीजिए जहां से लोग सेना में जाते हैं नौकरी के लिए, वहां पर यह मुद्दा जरूर चिपक गया, मुझे लगता है। हाँ, चिपक गया। और फिर युवा बेरोजगारी, तो ये तमाम चीजें एक के साथ एक मुद्दे जुड़ते चले गए। तो ये जो बात आपने राजस्थान के संदर्भ में कही, और ये मैं बार बार एक बात जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं पूछता रहा विजय जी, कि लोग कह रहे हैं कि नहीं ये चुनाव, और एक राजस्थान में एक तीसरा गठबंधन कामयाब रहा कांग्रेस का। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ सर, कि लोग बार बार कह रहे हैं कि जी वो टिकट नहीं काटे बीजेपी ने, उम्मीदवारों का चलन गलत हो गया। तो अब तक तो 2 चुनाव में हम बार बार ये देखते थे कि लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अब वो हार गए तो वो उम्मीदवार की हार है और जीत है तो मतलब हार, मतलब मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जरूर माना जाता था 2014 में कि भाई कैंडिडेट मैटर करता है, मतलब 2014 के चुनाव से पहले। लेकिन इसको मेरी नज़र में 2 लोगों ने बड़ा ध्वस्त कर दिया। एक थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में कोई जानता नहीं था, उनको विधायकों को लोगों ने सिर्फ केजरीवाल के नाम पे या झाड़ू के नाम पे वोट डाल दिया। यह 2014 में भी कमल का फूल के नाम पर ही वोट पड़ा, मतलब उम्मीदवार कौन है उससे कोई मतलब नहीं था। वही 2019 में भी हमने देखा। और मैं 2014 का उदाहरण इसलिए बार बार देता हूँ जी क्योंकि जो साउथ मुंबई की सीट है वो बड़ी मतलब अमीर लोग रहते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वो उनका शिवसेना से कभी बनती नहीं थी, या कह लीजिए कि उनको एक परहेज था। तो साउथ बॉम्बे की सीट जो है वो हमेशा बीजेपी लड़ती थी और जीतती भी थी, कभी हारती थी कांग्रेस। तो जब 2014 में लोगों को यह संदेह था कि भाई नहीं, या तो कैसे जीतेगी, लोग कैसे मतलब शिवसेना को वोट डालेंगे, लेकिन मोदी ने तब उस समय खुद प्रचार किया था, ट्वीट किया था कि नहीं भाई ये मेरा ही कैंडिडेट है, मतलब भले ही निशान कमल का नहीं लेकिन ये मेरा उम्मीदवार है। तो वहाँ पर भी जब जीती साउथ मुंबई में भी शिवसेना, तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब उम्मीदवार जीत रहा था तब वो मोदी के नाम पे जीत रहा था, और अब जब बीजेपी हार रही है तो वो उम्मीदवार की हार हो रही है। नहीं, उम्मीद, देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये मानकर चलता हूँ हमेशा से कि एंटी इनकम्बेंसी MLA के खिलाफ नहीं होती, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हो। और इसी तरह एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के खिलाफ नहीं होती, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ होती है। यानी सत्तारूढ़ पार्टी में जो भी है उसकी सरकार के खिलाफ, जो सत्तारूढ़ पार्टी सरकार, अगर प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए, सरकार के खिलाफ होती है। मैं तो ये मानकर चलता हूँ। नहीं तो वही बात अभी योगेंद्र यादव से भी हमने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो
250 से नीचे जो सीटें आना है ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत हार है। हाँ वही है। उन पहले कहा जाता था कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर 8%, 10%, कहीं कहीं 12% प्रीमियम वोट मिलता है। तो इस बार वो प्रीमियम वोट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं, एक और मैं आखिर में बात कहना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंशियल विजय जी चुनाव की बात हो रही है कि भाई प्रेसिडेंशियल चुनाव हो जाएगा, मतलब जो हमने 2014 में भी देखा और 2019 में देखा, कुछ राज्यों में भी देखा, क्योंकि आप वो चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो एक तरफ एक चेहरा था और दूसरी तरफ कोई चेहरा ही नहीं था, बल्कि उसका रावण बना के मजाक भी उड़ाया गया। जैसे मुझे याद है जब 1989 में जब राजीव गांधी भी इसी तरह से विपक्ष का मजाक उड़ाते थे, अगर आपको याद होगा कि विज्ञापन आते थे कि भाई सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, कोई है नहीं इनका। तो मतलब उधर चेहरा नहीं होना भी जो है कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया, या प्रेसिडेंशियल जो हमको लगता है बार बार कि देश चुनाव प्रेसिडेंशियल होने जा रहा है, वैसा लगता नहीं मुझे अभी। नहीं, आप सही कह रहे हैं मिलन जी, लेकिन इसमें एक छोटा सा मैं जोड़ना चाहूँगा कि ना मैं अहम, मैं ही मैं हूँ। वो एक शेर है, खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। कहीं फैटिग फैक्टर भी रहा 10 साल में। अगर किसी सांसद का फैटिग फैक्टर हो सकता है, सरकारों का फैटिग फैक्टर हो सकता है, तो एक चेहरे विशेष का फैटिग फैक्टर भी हो सकता है। मैं तो ये भी कुछ ना कुछ वो फैटिग फैक्टर भी काम करता नजर आया। नहीं तो विजय जी आखिर में एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ। देखिए, मानना तो पड़ेगा कि एनडीए ने अपनी सरकार बना ली, जैसे भी बनाई, मतलब बनने जा रही है उसकी सरकार। तो अब पिछले 10 सालों में जो शासन हुआ और अगले 5 सालों में जो मोदी सरकार चलेगी, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, एक मोदी जी को खुद बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सत्ता भी उनकी, संगठन भी उनका, कोई विरोध, पार्टी के अंदर विरोध करने वाला नहीं, सरकार में विरोध करने वाला नहीं। अब आप डिपेंडेंट हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो प्रेशराइज करने लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव काम करेगा। और देखिए, 240 के आसपास बीजेपी है और 295 के आसपास इंडिया है, एनडीए है। तो 50 अतिरिक्त हैं। ये छोटी मोटी संख्या नहीं होती 50 की। और अवसरवादी राजनीति के दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें कब कहाँ कैसे बदल जाएं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो शायद बदलनी पड़ेगी। जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया ट्वीट करके कि नई उमंग, नए संकल्प, ऊर्जा ऊर्जा के साथ आएंगे, तो हो सकता है कि कुछ मतलब विजय जी एक जो नोट करने वाली बात थी कि और प्लस एक लोकसभा में एकजुट और मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अभी तक तो बिल्कुल एक तरफा दिखते ही नहीं थे, उधर 50 लोग थे, इधर 300 लोग थे। और चूंकि राज्यसभा में वो नहीं है बहुमत, और ये नवीन पटनायक के 6-7 और ये वाईएसआर के वो जगनमोहन रेड्डी के 6-7 मदद कर देते थे, 10-15 हो जाते थे राज्यसभा के सांसद। इस बार चूंकि दोनों बीजेपी के हाथों मात खाए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता विवादास्पद बिलों में वो साथ देंगे। और सत्ता में भी नहीं है, वो तो राज्यों में सत्ता में थे, तो केंद्र में इस बहाने पैसा मिल जाएगा योजनाओं के लिए, इसलिए साथ दे देते थे। वो भी साथ नहीं देंगे। तो इनके बिल जो लाना चाह रहे हैं वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं योजना उनकी खटाई में पड़ेगी। तो वो उसका क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका क्या होगा? वो देखिए, अभी नई सरकार तो करने वाली है नहीं। अगर ये 400 भी ले आते तो भी नहीं करते। ये करते 2028 के आसपास, आखिरी समय में। शुरू में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो मुझे लगता है वो भी शायद नहीं कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इस बातचीत के लिए। तो हमने बात की कि लोकसभा चुनाव के नतीजे, ट्रेंड, रुझान सारे आ चुके हैं। एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 2 बार बीजेपी को अपना बहुमत मिला था, इस बार अपना बहुमत नहीं मिला। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी जब ये चुनाव शुरू हुआ था। पॉइंट नंबर 2 विजय जी की कांग्रेस पार्टी 100 पे पहुंच रही है, 99-100 जो भी आप फाइनल आंकड़ा होगा, लेकिन ये 3 डिजिट में कांग्रेस का आंकड़ा जा सकता है, ये कोई मान नहीं रहा था। अधिक से अधिक 75, 70, 75 तक की बात हो रही थी। तो मेरी नज़र में 2 बड़ी खबरें हैं, बीजेपी को अपने दम पे बहुमत ना मिलना, और दूसरा कांग्रेस का 100 के पास पहुंच जाना या 100 टच कर लेना। इसका आशय बड़ा क्लियर है कि हम पहले भी बार बार कहते रहे न्यूज़ तक पर, जब तक कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराएगी तब तक बीजेपी को बहुमत से नहीं रोका जा सकता है। और वही इस चुनाव में हुआ कि बीजेपी का जो बहुमत है वो जो नीचे गिरा है, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में
बीजेपी को हराने में कांग्रेस को सफलता मिली है। तो यही कारण रहा है मेरी नज़र में इस नतीजे का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। विजय जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।